शारदा जी की दो बहुएं हैं, रूपा और रेखा। रूपा अपनी देवरानी से बहुत नफरत करती है। ये नफरत इस हद तक है कि रूपा अपनी सास को हमेशा शारदा के खिलाफ भड़काती रहती है और उसे घर से निकलवाना चाहती है ताकि पूरे घर पर सिर्फ रूपा का ही राज हो। आइए जानते हैं कि क्या रेखा अपनी भड़काऊ जिठानी के अत्याचार यूं ही बर्दाश्त करती रहेगी या कुछ चमत्कार होगा। माँ जी देख लो अपनी छोटी बहू के नखरे, अभी तक सो रही है। अगर मैं इतना लेट तक सोती तो आप मुझे कितना सुनाती। क्या अभी तक सो रही है? इस रेखा के बच्चे को बिल्कुल शर्म नहीं है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं कि ससुराल में इतनी देर तक नहीं सोता। अरे माँ जी, इसकी माँ होगी तभी तो इसे कुछ सिखाएगी ना। इसे तो इसके बाप ने बिगाड़ा है। अरे अभी ठीक करती हूँ इसे। रेखा, रेखा जल्दी आओ यहाँ। अपनी सास की आवाज सुनकर रेखा वहाँ आ गई और उसने अपनी सास से कहा, जी माँ जी आपने बुलाया? अरे बहू, काम चोरी की भी हद होती है। यह भी कोई समय है उठने का? तेरे बाप ने यही सिखाया है तुझे? लेकिन माँ जी मैं तो एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान चलाती है। जा किचन में जाकर खाना बना और सुन, 1 घंटे के अंदर खाना बन जाना चाहिए। शारदा रेखा की बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। फिर रेखा अपनी जेठानी से पूछती है, दीदी ये माँ जी को हुआ क्या है? मैंने तो सुबह जल्दी उठकर कपड़े धोए हैं और माँ जी मेरी बात सुने बिना ही चली गई। पता नहीं रेखा, मुझ पर भी ना गुस्सा हो रही थी। अच्छा मुझे ना बाहर से कुछ सामान लाने के लिए माँ जी ने कहा है, तुम घर का काम कर लो, मैं मार्केट जा रही हूँ। इस तरह रूपा रेखा से झूठ बोलकर शॉपिंग करने चली जाती है। बेचारी रेखा घर का सारा काम करती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा अपने लिए एक साड़ी लाती है। रूपा वो साड़ी देख लेती है और अपनी सास को भड़काना शुरू कर देती है। माँ जी पता है आपकी छोटी बहू नई साड़ी लेकर आई है। अरे लाने देना, ले आई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी बड़ी बात तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने लिए एक रुमाल भी खरीदती हूँ तो आपके लिए भी खरीदती हूँ ना। और वो आपकी लाडली बहू आपके लिए कभी कुछ नहीं लाती। और तो और देवर जी को भी ना अपनी मुट्ठी में ले रखा है, उन्हें भी आपकी कोई फिक्र नहीं है। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू। अभी सबक सिखाती हूँ उसे। वो साड़ी मैं रेखा को लेने ही नहीं दूंगी। अब शारदा और रूपा रेखा के कमरे में जाती हैं। रेखा, तुम साड़ी लाई हो ना? जी हाँ माँ जी, मैं बस आपके पास ही आ रही थी साड़ी दिखाने। अरे सब पता है मुझे। ये साड़ी तू मेरे पास कब लाती है? जब इसे पहन कर आती तब दिखाती मुझे। नहीं माँ जी, मैं बस आ ही रही थी। फिर से तूने मुझसे फिर से जुबान चलाई? तुझसे मना किया है ना मेरे सामने मत बोला कर। ला ये साड़ी दे मुझे, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। शारदा वो साड़ी लेकर चली जाती है और रेखा फिर अपनी जेठानी से कहती है, दीदी ये माँ को हुआ क्या है? पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। पता नहीं रेखा, मुझे तो लगा था ये साड़ी माँ जी मुझे देंगी, लेकिन वो तो खुद ही लेकर चली गई। ये साड़ी माँ जी के ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्या ये साड़ी माँ जी आपको देंगी? लेकिन क्यों? हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ जी मेरे भी एक साड़ी अपने साथ लेकर चली गई है। मैं वही बोल रही हूँ, माँ जी अगर हम दोनों की साड़ी पहनेगी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। अब रूपा इसी तरह से अपनी सास को अपनी देवरानी के खिलाफ भड़काती रहती है और शारदा अपनी बड़ी बहू की बातों में आकर उस पर बहुत अत्याचार करती है। रेखा, घर का काम करने के बाद बाहर का लॉन भी साफ कर देना। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप दीदी से बोल दो ना, वो साफ कर देंगी। क्यों रेखा, मैं क्यों साफ करूं? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो लोन साफ करती फिरूं। नौकरानी तो मैं भी नहीं हूँ, फिर भी नौकरों की तरह घर का सारा काम करती हूँ मैं। अब रेखा रूपा में बहस हो ही रही थी कि तभी शारदा रेखा को थप्पड़ मारते हुए कहती है, रेखा कितनी बार बोला है तुझसे कि अपनी जुबान कम चलाया कर। हम दोनों तुझसे बड़ी है, लेकिन तू हम दोनों के सामने लगातार बोले जा रही है। अब चुपचाप जाकर लॉन साफ कर दे। बेचारी रेखा सास का थप्पड़ खाने के बाद लोन की सफाई करती है
अब तो ये रोज की बात हो गई। रेखा सारे घर का काम करती, साथ ही अपनी सास और जेठानी के जुल्म भी सहती है। वो दोनों रेखा पर बहुत अत्याचार करती हैं। एक दिन रेखा के पिता उससे मिलने आते हैं। अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे हो? आप आज आपको अपनी बेटी की याद आई? अरे मैं तो अपनी प्यारी सी बेटी को रोज याद करता हूँ, लेकिन तू बता, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तेरे ससुराल वाले तेरा ध्यान नहीं रखते क्या? नहीं नहीं पिताजी, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ख्याल करते हैं। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत देने आया हूँ। मैंने अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दी है। पर क्यों पिताजी? बेटा, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मेरी तबीयत आजकल खराब रहती है, इसलिए मरने से पहले अपने सारे फर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। रेखा अपने पिता से बात कर ही रही होती है कि रूपा कान लगाकर सारी बातें सुन लेती है और सीधा अपनी सास शारदा के पास जाती है। माँ जी, आज ना रेखा के पिताजी आए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री रेखा के नाम कर दी है। क्या? बहू तो सच कह रही है? अरे उनकी फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है। माँ जी, आपकी लाडली बहू के अभी इतने नखरे हैं, अब आगे जाकर वो हमें तो अपनी उंगलियों पर नचाएगी ना। रूपा को लगा था कि वो अपनी सास को भड़काने में कामयाब हो रही है और उसकी सास जल्दी ही उसकी देवरानी को घर से निकाल देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये चाल अब उसी के ऊपर उल्टी पड़ेगी। एक दिन रेखा बर्तन धो रही थी। अरे रेखा बहू, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? रूपा धो लेगी, तुम चलो मेरे साथ। रूपा, ये बर्तन धो लो और 1 गिलास बादाम वाला दूध ले आना। माँ, मैं बर्तन नहीं धो सकती। और क्यों धोऊं मैं बर्तन? क्योंकि मैं कह रही हूँ और तुम इस घर की बड़ी बहू हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी चाहिए। लेकिन तुम्हें चुगली से फुर्सत मिले तभी तुम कुछ काम करोगी ना। जाओ अब बादाम वाला दूध ले आओ। लेकिन बादाम का दूध किसके लिए माँ जी? आपको तो पसंद नहीं है ना? रेखा के लिए। अरे देखो तो रेखा कितनी कमजोर हो गई है, सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। चलो अब जल्दी से हाथ चलाओ। शारदा रेखा को लेकर वहां से चली जाती है और उससे कहती है, रेखा बहू, आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। सारा काम रूपा कर लेगी। और हाँ बहू, मैंने तुमसे वो साड़ी ली थी ना, वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे मेरे पास कुछ और भी साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब शारदा रेखा को कोई भी काम करने नहीं देती है और सारा काम रूपा से ही करवाती है। एक दिन शारदा रेखा को एक सोने का हार देते हुए कहती है, रेखा बहू, ये सोने का हार है, ये मेरी सास ने मुझे दिया था और मैं तुम्हें दे रही हूँ, संभाल कर रखियो इसे। रूपा ये बात सुन लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इस हार पर मेरा हक है क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। देख रूपा, बात छोटे बड़े की नहीं है। रेखा मेरी प्यारी बहू है, मैं उसे ही ये हार दूंगी। और तू ना कान लगा कर सबकी बातें सुनना छोड़ दे। चल जाकर घर का काम कर। रेखा और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं, हमारे आने से पहले खाना बनाकर तैयार रखियो। माँ जी, मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए बेटा, मेरा मन कर रहा है तुझे शॉपिंग कराने का। तेरे जो मन में आए तो वो खरीद लेना। चल अब जल्दी तैयार हो जा और मेरे साथ चल, और ये हार संभाल कर रख दियो बहू। शारदा रेखा को शॉपिंग के लिए ले जाती है। रेखा को अपनी सास का ये बदला हुआ रूप समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी, माँ जी का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो तो पहले मुझे एक आंख देख भी नहीं सकती थी और आज मुझे अपनी सास का दिया हुआ हार दे दिया, वो भी सोने का। भले ही रेखा को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी सास का बर्ताव उसकी तरफ से अचानक कैसे बदल गया लेकिन रूपा को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसकी सास इतनी बदल कैसे गई। उधर रूपा किचन में काम करते समय सोच रही है, दुनिया में मुझसे बेवकूफ औरत कोई होगी ही नहीं जिसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा खासा माँ जी मेरे इशारों पर नाच रही थी, मुझे क्या जरूरत थी माँ जी को रेखा की फैक्ट्री वाली बात बताने की। माँ जी का रवैया उसी दिन से बदला हुआ है। माँ जी इतनी चालाक और लालची भी हो सकती हैं, ये नहीं पता था मुझे। हे ऊपर वाले,
कैसे कैसे लोग पैदा कर दिए तूने इस धरती पर। सेठी परिवार राजकोट के जाने माने परिवारों में से एक है। उनके घर में जितने भी लोग हैं उन सबके पास एमबीए की डिग्री तो है ही, लेकिन सब किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर भी है, जिस वजह से उनका रुतबा भी राजकोट में काफी ज्यादा है। आकाश, आज मेरी वो राजकोट के बड़े बिल्डर्स के साथ एक मीटिंग है। वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है पापा, आप उनसे बात कर लीजिए। मुझे आज हमारे कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। वो तो बुलाएंगे ही। आकाश, तुम उनके कॉलेज के टॉपर रह चुके हो और सबसे कम उम्र के बिजनेस टाइकून भी। कॉलेज वाले चाहते हैं कि मैं उनके स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दूं आगे के भविष्य के बारे में। तुमसे अच्छा उन्हें भविष्य के बारे में कौन समझा सकता है। मुझे तो गर्व है कि मेरे दोनों बच्चे इतने होनहार हैं। अरे मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा भी कुछ खास किया है। अरे कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है सेठी परिवार का कितना नाम है राजकोट में? हमारे परिवार जितना पढ़ा लिखा इस शहर में कोई नहीं है। तुम्हारी माँ को देख लो, अभी इसी साल रिटायर हुई है। वो एमबीए कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। तुम्हारी बहन काजल, वो एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। और मैंने और तुमने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया है, और तुम कहते हो कि हमने कुछ खास नहीं किया। और नहीं तो क्या, हमारे आसपास पड़ोस वाले रिश्तेदार सब लोग हमारी तारीफ करते नहीं थकते। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रहा था कि हम अपनी डिग्रीज को लेकर कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। हाँ तो करेंगे ही। हमारा पूरा परिवार है एमबीए परिवार, और मैं तुम्हारे लिए लड़की भी ऐसी ही ढूंढूंगी जिसने एमबीए किया हो। और अगर मुझे कोई ऐसी लड़की पसंद आ जाती है जिसने एमबीए नहीं किया तो? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, उसे ऐसी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती जो हमारे परिवार को मैच ना कर सके। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी मुझे और कावेरी को एक जगह जल्दी पहुंचना है। वो मिस्टर वर्मा है ना, उनकी बेटी लंदन से वापस आई है। वो हमसे मिलना चाहते थे। हाँ, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी क्या बेटा? हाँ माँ, ज़रूरी बात ही है। अरे पर तुम हमें शाम को भी तो बता सकते हो ना। हम शाम को बात करते हैं इस बारे में। अरे पर एक बार। चलो कावेरी, लेट हो रहा है। सेठी परिवार जितना डिग्री के पीछे भागता था, आकाश को इस चीज से उतनी ही नफरत थी। वो उन सबसे अलग था। जहां श्याम और कावेरी अपने दोस्त की बेटी के साथ आकाश की बात आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, वहीं आकाश ने अपनी पसंद को चुन लिया था। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? अरे नहीं, बस ऐसे ही। आज फिर तुम्हारी मम्मी पापा से बहस हो गई क्या? अरे बहस की बात नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते कि इंसान की पहचान कभी भी डिग्री से नहीं होती। अरे कोई बात नहीं, हम सबकी सोच बदल तो नहीं सकते ना। मैं जब जब भी उनसे तुम्हारी बात करने जाता हूँ, वो इन्हीं सब बातों में मुझे उलझा देते हैं। इस वजह से मैं कभी उनसे बात ही नहीं कर पाता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि कहीं वो हमारी शादी के लिए मना ना कर दे, क्योंकि मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है और ना ही मैंने कोई इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है। मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दिव्या, सच में। मैं जब से तुमसे मिला हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूं, जो रोबोट नहीं है, जो हमारी तरह बस पैसों और डिग्री के पीछे नहीं भागती, जो इंसान की कदर उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से करती है। इसीलिए तुम मुझे इतनी पसंद आई हो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ आकाश, लेकिन तुम्हारे माता पिता की सोच अलग है। उन्हें कैसे मनाओगे तुम? मैं उन्हें समझाऊंगा, और अगर वो नहीं माने तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे माता पिता को कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूँ। जहां आकाश एक तरफ अपने माता पिता से दिव्या से अपनी शादी की बात करने जा रहा था, वहीं उसके माता पिता के मन में लंदन से आई राधिका को अपने घर की बहू बनाने की बात घर कर चुकी थी और उन्होंने फैसला भी कर दिया था। अरे आकाश, अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी पापा। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। तुम्हें याद है वर्मा अंकल की बेटी राधिका? माँ, पापा, मैं जिससे शादी करूंगा वो लड़की मैंने पसंद कर ली है। उसका नाम दिव्या है और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या? अरे ठीक है, कोई बात नहीं।
हमारे बेटे ने पसंद की है लड़की, तो वो भी राधिका से कम नहीं होगी। बताओ कौन कौन सी डिग्री है उसके पास? उसने एमबीए नहीं किया है। अरे तो कौन सी डिग्री है उसके पास? उसने मास्टर्स किया होगा या फिर कोई डिप्लोमा किया होगा। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। दिव्या ने बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। क्या? सिर्फ ग्रेजुएशन? तुम्हें पता है आजकल ग्रेजुएशन का मतलब बस 12वीं पास होना होता है। नहीं नहीं नहीं, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं। अब बिना उससे मिले, बिना उसका नेचर जाने उसके बारे में बस इसलिए ना कह रहे हो क्योंकि उसके पास एमबीए की डिग्री नहीं है? अरे बेटा, तुम जानते हो कि पूरे राजकोट में हमारा कितना नाम है। हाँ जानता हूं, इसीलिए मैंने दिव्या को चुना है अपने लिए। वो बाकी सबकी तरह नहीं है जो इन सब दिखावे के पीछे भागे। और वही बनेगी इस एमबीए ससुराल की बहू, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। बेटे की जिद के आगे श्याम और कावेरी और उसकी बड़ी बहन काजल को भी झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने शादी के बाद भी दिव्या को नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिव्या, तुम जरा ये फाइल मुझे दोगी? हाँ दीदी, अभी लाती हूँ। अरे तुम देखोगी भी इस फाइल में तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो। वो क्या है ना, इन सब बिजनेस को समझने के लिए एमबीए की डिग्री होना जरूरी है। जी दीदी, ये लीजिए आपकी फाइल। दीदी आप बैठिए ना, मैंने आज समोसे बनाए हैं। हाँ काजल, रुक जा। एमबीए की डिग्री ना सही, किसी चीज में तो अच्छा होना ही चाहिए। दिव्या खाना ठीक ठाक बना लेती है। हाँ, खाना तो ठीक ठाक बना लेती होगी मम्मी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की ना, तो अपना सारा ध्यान हमेशा खाना बनाने में और घर के कामों में ही लगाया होगा, है ना? ऐसा नहीं है दीदी, मुझे और भी बहुत सारे काम आते हैं। अरे दिव्या, मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हें क्या नहीं आता। झाड़ू पोछा सिलाई बुनाई सब आता होगा, है ना? हाँ, इन सब की बजाय अपना वक्त पढ़ाई में लगाया होता तो आज कहाँ से कहाँ होती। अरे माँ, उसका मन नहीं लगा होगा, है ना दिव्या? बहुत हो गया आप दोनों का। जब देखो आप दिव्या को डिग्री पढ़ाई के ऊपर सुनाती रहती है। अरे कोई बात नहीं ना आकाश, हमारे अपने घर वाले ही तो है। अरे ये सती सावित्री बनने का नाटक यहाँ मत करो दिव्या। छोड़ो दिव्या, तुम चाहे इनके लिए कितना भी कर लो, ये लोग तुम्हें नहीं समझने वाले। दिव्या की अच्छाई को भी आकाश के घर वाले नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें बस दिख रहा था तो दिव्या की ग्रेजुएशन की डिग्री, जिस वजह से उन्हें अपने ही घर की बहू को किसी से भी मिलवाने में शर्म से आती थी। आप दिव्या को भी पार्टी में ले जा रहे हो मम्मी? अरे मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, तेरे पापा से कह देती हूँ उसे मना कर दे। हाँ मम्मी, कह दीजिए पापा से। कावेरी और काजल के कहने पर श्याम ने दिव्या को पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। पापा, दिव्या हमारे घर की बहू है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो आकाश, आज इस पार्टी में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक नई कंपनी ने पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि सबको पता लग जाए कि हमारे घर की बहू सिर्फ ग्रेजुएट है। अरे आपको पता नहीं दिव्या। कोई बात नहीं पापा। लेकिन दिव्या। दिव्या के इशारे पर आकाश चुप हो जाता है। सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं और वहां हर किसी की जुबान पर बस दीवा कंपनी का ही नाम था। इस नई कंपनी ने तो पूरे मार्केट पर कब्जा कर दिया है। हाँ सुना है, इस कंपनी ने बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आपको पता है पापा, दीवा कंपनी में ऐसे लोगों को जॉब पर रखा जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई डिग्री हासिल ना की हो, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत हो। इसलिए उनके हाथ से बनाए प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में छाए हुए हैं। सुना है आज की पार्टी में उनकी मालकिन भी आने वाली है, वो देखो आ गई। आकाश के पापा, ये दिव्या यहाँ क्या कर रही है? दीवा दिव्या की ही कंपनी है। मैंने आज आप लोगों को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने सुना नहीं। लेकिन दिव्या के पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। पापा, बस मैंने इस कंपनी को इसलिए ही शुरू किया था जिससे मैं सबको ये समझा सकूं कि बिना कोई बड़ी डिग्री के भी इंसान का टैलेंट, उसका काम उसे कामयाब कर सकता है। किसी की डिग्री उसके व्यक्तित्व को पहचान नहीं दिला सकती। दीवा कंपनी की मीटिंग के दौरान ही मेरी मुलाकात दिव्या से हुई थी और मुझे लगा कि दिव्या से अच्छी जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकती। हमने दिव्या को इतने सारे लफ्ज बोले, लेकिन उसने हमें कभी कुछ पलट कर नहीं कहा।
वो इसलिए क्योंकि वो आपको नीचे नहीं दिखाना चाहती थी। उसने सोचा कि वो आपको अपने प्यार से संभाल लेगी, जीत लेगी। लेकिन आप लोगों ने उसकी अच्छाई को देखा ही नहीं। हमें माफ़ कर दो दिव्या, हम डिग्री के पीछे इतने पागल हो गए थे कि हमने टैलेंट को देखना ही छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, अब तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं MBA ससुराल की बहू हूँ, और हम भी कह सकते हैं कि हमारी बहू बिना MBA डिग्री की है। लेकिन फिर भी सबसे आगे है। करिश्मा, रेशमा और मनीषा 3 बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। क्या रेशमा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है
और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज़ अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है, अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो एक नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया, मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं। बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगे। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ, मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है। दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है। हर घर की तरह सुनीता की बहुओं में भी जरा सी भी नहीं बनती थी, पर सुनीता बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना है और कैसे घर की शांति को बरकरार रखना है, जिस वजह से सुनीता के घर में शांति भी थी और उसकी दोनों बहुएं उसके खिलाफ भी नहीं जाती थी।
ऐसे ही एक दिन सुनीता की बड़ी बहू अंशिका अकेले किचन में खाना बना रही होती है। उस दिशा महारानी की तो मजे ही हैं। क्या क्या सपने थे मेरे। देवरानी आएगी तो घर के कामों से मुझे फुर्सत मिल जाएगी, पर देवरानी के आने के बाद तो घर के काम बढ़ गए और फुर्सत नाम की चीज ही नहीं मिल रही मुझे। इतना सोचकर अंशिका कामों में लग जाती है। तभी सुनीता वहां आती है और अंशिका को एक के बाद एक काम बताने लगती है। बहू, खाना बनाने के बाद आज खीर बना लेना, बहुत दिन हो गए। वैसे भी खाना खाने के बाद मीठे में कुछ नहीं रहता, कभी कभी कुछ मीठा भी बना लिया कर। जी माँ जी, अब ये काम भी मैं ही करूँ? हाँ, छोटी बहू रानी तो घर की महारानी जो है, इसीलिए तो माँ जी सारा काम मुझसे करवाती रहती है। पर मैं भी देखती हूँ कब तक वो महारानी आराम करती है। अभी जाकर उसे बोलती हूँ कि खीर वो बनाएगी। अंशिका अपनी सास के सामने हाथ तो कर देती है, पर खीर का नाम सुनकर अंशिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और सुनीता के वहां से जाते ही अंशिका भी वहां से गुस्से में दिल मिलाती हुई अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहां वो देख रही है कि उसकी देवरानी तो फोन पर बात कर रही है। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ना काफ़ी दिन हो गए हैं ससुराल में। कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाने से मायके वालों के साथ हम बहुओं को भी अच्छा लगता है। वैसे भी जब से शादी हुई है ना, मानो जैसे मायका तो छूट ही गया है। ओहो, महारानी फोन पर अपने मायके वालों से बात कर रही है, तब महारानी मायके जाने का प्लान बना रही है। मैं भी देखती हूँ ये मैडम इतनी जल्दी फिर से कैसे जाती है, पर करूँ क्या। अंशिका दिशा की बिना पूरी बात सुने ही वहां से चली जाती है और रात को अपने पति से इस बारे में बात करती है। देख रहे हो राहुल, तुम्हारी माँ दोनों बहुओं में कितना फर्क करी है। अरे आप क्या फर्क कर दिया माँ ने तुम दोनों बहुओं के बीच में, जो तुम फिर से माँ की शिकायत मुझसे लेकर बैठ गए। देखो राहुल, तुम्हें बुरा लगेगा, पर तुम्हारी माँ फर्क तो करती है। तभी तो छोटी बहू को हर दूसरे तीसरे दिन मायके जाने देती है और घर का कोई काम भी नहीं करने देती। और वो दिशा मैडम अभी पिछले महीने ही मायके से होकर आई है और आज फिर अपने मायके वालों से बात कर रही थी, मैं मायके आ रही हूँ। अरे तो क्या हो गया, उसके मायके वाले उसे याद करते हैं इसलिए क्या रही होगी। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे मायके वाले मुझे याद नहीं करते? मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने मायके जाऊं। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम भी चली जाओ अपने मायके, ऐसे नाराज क्यों हो रही हो। और वैसे भी माँ कौन सा तुम्हें मायके जाने से मना करेगी, तुम्हें मायके गए हुए वैसे काफी दिन हो गया। चलो, किसी को तो मेरा दुख नजर आया इस घर में, वरना मुझे तो लगा था तुम माँ बेटे एक जैसे हो। अरे क्या अंशिका, तुम भी ना छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और हमेशा तुम्हारी ही साइड रहूंगा। भला मुझे क्यों नहीं दिखेगा तुम्हारा दुख। चलो अब जल्दी से ना खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। खाना मैंने बना दिया है, पर खिलाएगी वो महारानी आप सबको। वैसे भी मेरे सर में दर्द है, मैं आज बाहर नहीं जाने वाली। कोई पूछे तो कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसा आप कहो मैडम। अंशिका रात के काम से बचने के लिए बहाने बना देती है और दिशा सभी घर वालों को खाना खिलाती है। रात के सारे बर्तन भी धोती है और सो जाती है। अब अगली सुबह दिशा अपनी सास से बात करती उससे पहले ही अंशिका के दिमाग में एक प्लान आता है। राहुल जी ने तो मेरा साथ दिया और कहा कि मैं मायके चली जाऊं, पर अगर हम दोनों मायके चले गए तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी मेरे ही मायके जाने पे रोक लगा दे। एक काम करती हूँ, मौसी जी को फ़ोन करती हूँ, अब मौसी जी मेरे काम आएंगी। अब क्या था, अब बिना कोई देरी करे अंशिका अपनी मौसी सास को फ़ोन करती है और उनसे कहती है, मौसी जी कैसी हैं आप? अरे अंशिका बहू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आज तूने मुझे कैसे याद कर लिया? अरे आप है ही इतनी अच्छी तो आप तो याद आएंगी ही। और आपको क्या पता, कुछ दिन से ना माँ जी का ज़रा भी मन नहीं लग रहा है, आपको बहुत याद कर रही है। पर आपको देखकर लगता है कि आपको माँ जी की ज़रा भी याद नहीं आती। हाय हाय बहू, ऐसा क्यों कह रही है तू? तो जानती है ना मैं अपनी जीजी से कितना प्यार करती हूँ। अगर इतना ही प्यार है माँ जी से तो आप उनसे बात क्यों नहीं करती? मिलने क्यों नहीं आ रही? कितना समय हो गया आपको आए हुए यहाँ। आप देवर जी की शादी में ही आई थी। पता है कल आपको माँ जी कितना याद कर रही थी। अगर कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या करूँ अंशिका बहू, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। मेरी बहू नहीं है ना, तो मुझे अकेले ही सब देखना पड़ता है। पर मेरी जीजी मुझे इतना याद कर रही थी, मैं नहीं जानती थी। अब मैं ना कल ही आ रही हूँ, बता देना जीजी को। जी मौसी जी क्यों नहीं, पर मौसी जी आप ना माँ जी को मत बताना कि मैंने आपको बताया था कि माँ जी आपको याद कर रही है। आप उन्हें सरप्राइज देना। हाँ बहू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में, तो बेफिक्र रह।
अब आएगा मजा। अब मुझसे पहले दिशा माँ जी से मायके जाने की बात करे, मैं जाकर माँ जी से कह देती हूँ कि कल मौसी सास आ रही है, और मौसी सास आए और कोई मायके चली जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंशिका बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब जो हो चुका था। अंशिका जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और उसे मौसी सास के घर आने की खुशखबरी देती है। माँ जी, आपको पता है कल मौसी सास आ रही हैं। अभी अभी उनका फोन आया था मेरे पास। क्या कल मेरी बहन आ रही है? पर उसने तो मुझे बताया ही नहीं, और ऐसे अचानक। क्या माँ जी, आप तो जानती है ना मौसी सास आपको कितना प्यार करती है। हर महीने तो उन्हें आपकी याद सताती है। आ गई होगी फिर से आपकी याद, इसीलिए अचानक से आ रही हैं कल। हाँ बहू, खैर कुछ भी हो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आखिर इतने दिनों बाद मेरी बहन जो आ रही है। अंशिका और सुनीता बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ दिशा आ जाती है और दिशा अपनी सास से कहती है, अच्छा वह दीदी जो आप भी यहीं पर हैं, पर माफ़ करना दीदी, मुझे आपको बताने में देरी हो गई क्योंकि जब से मेरी आपकी माँ से बात हुई ना, तब से आप मुझे नज़र ही नहीं आई। माँ जी, मैं आप दोनों को ये बताने वाली हूँ कि कल मेरे पास जेठानी जी की माँ का फ़ोन आया था। वो जेठानी जी को बहुत याद कर रही है। जेठानी जी, आप कल अपने मायके चली जाना। क्या? मेरी माँ का फोन तुम्हारे पास आया था? मेरी माँ ने मुझे क्यों फोन नहीं किया जो तुम्हें फोन कर दिया? वो दरअसल दीदी कल रात को पहले आपकी माँ ने आपको ही फ़ोन किया था, पर आपका फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं बता दूंगी, पर मेरे ना दिमाग से ही निकल गया। मुझे माफ़ कर दो। क्या कल बड़ी बहू को अपने मायके जाना है और ये बात मुझे तुम दोनों आप बता रही हो? अरे कल मेरी बहन आ रही है और तुम जानती हो ना वो कितनी चुलबुली है। वो घर में आए और कोई एक बहू अपने मायके चली जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटी बहू की बस के नहीं है अकेले घर संभालना और मेरी बहन को देखना। बड़ी बहू, जब मेरी बहन अपने घर चली जाए वापस, तब तुम जाना अपने मायके। कल मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना दोनों? क्या? पर क्यों माँ जी? अरे बहू, अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी? मैंने कह दिया कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, और तू मायके चली गई तो छोटी बहू अकेली नहीं पड़ जाएगी। सुनीता अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अंशिका अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। ये क्या किया मैंने? कल मुझे दिशा की पूरी बात सुननी चाहिए थी। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और उस बड़बौली मौसी सास को बुला लिया। अब वो कल मुझे एक पैर पर नचाएगी। हाय मेरी फूटी किस्मत। क्या हुआ दीदी, आप इसे सर पकड़ कर क्यों बैठ गई? आप कल मायके नहीं जा पा रही हैं इसलिए दुखी है ना? हाँ, कल मैं अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? पर इसमें मेरी क्या गलती? आपका फोन बंद था इसलिए आपकी माँ ने मुझे फोन करके बोला। सही बोल रही हो, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। अब हटो मेरे रास्ते से। इतना बोलकर अंशिका दिशा को धक्का मारकर वहां से चली जाती है। अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव देखकर दिशा खुद से कहती है, पता नहीं कभी कभी जेठानी जी को क्या हो जाता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर, कल मौसी सास आने वाली है और आज मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर जरा से भी गलती हुई तो मौसी सास का मुंह फूल जाएगा, जैसे अभी जेठानी जी का फूला है। अंशिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दिशा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। बेचारी अंशिका कमरे में जाकर अपनी गलतियों का अफसोस करती है, पर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि गलती तो उसी की थी। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। अक्सर दूसरों का बुरा सोचने से हमारा ही बुरा हो जाता है। बेला एक अमीर घराने की लड़की होती है। उसके पिता एक बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन बेला को मिडिल क्लास यश से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है। ससुराल में सास महिमा, ससुर गगनलाल और छोटी ननद नूतन होते हैं। अब देखते हैं कि ससुराल में आने पर कैसे सास पे बहू भारी होती है। बेला बहू, बेला बहू, मेरे मूली के पराठे बने कि नहीं, या सीधा अगले साल तक बनाओगी? मम्मी जी, ये लीजिए दही और पराठे। सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया। अब मेरे बंगले में तो इतने नौकर थे, मैंने तो लाइफ में कभी गैस ऑन तक नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा टाइम के मामले में एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके भाभी, लेकिन प्लीज आप भी ना जल्दी जल्दी सीख लीजिए। हाँ, बेला रसोई में चली जाती है
महिमा और नूतन आपस में फुसफुसाते हैं। इस बेला के पास तो बहुत सारा पैसा और जेवरात पड़े हुए हैं, पर अब इससे मैं अपने मुंह से तो नहीं मांग सकती ना। इसकी नजरों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसके जेवर और पैसे हमें मिल जाए। मेरे पास ना एक आइडिया है मम्मी। हम यश भाई को बोलकर बेला भाभी से पैसे और जेवर ले सकते हैं। बेला भाभी उनसे तो बहुत प्यार करती हैं, वो तो उनके लिए जान भी दे सकती हैं। तो पैसे और जेवर तो बहुत ही मामूली चीज है। इससे आपकी ईगो भी स्ट्रांगली बनी रहेगी ना मम्मी, और आपको इजीली अपनी बहू का सारा सामान अच्छे से मिलता जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही बढ़िया आइडिया है। लेकिन मुझे भी आधा हिस्सा मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल आइडिया तो मेरा है ना। अरे हाँ हाँ, दे दूंगी, बढ़िया आई। और फिर क्या, लालची सास अपने बेटे यश पे वार करके बहू बेला के पैसे और जेवर हड़पने की चाल शुरू करती है। ये ले बेटा, तेरे पसंदीदा मालपुए। मैं जानती हूँ तुझे घी कितना पसंद है, इसलिए इन्हें घी में ही डीप फ्राई किया है। खा बेटा, और लेना बेटा। मजा आ गया। इतना टेस्टी और अमेजिंग मालपुए पूरी दुनिया में ना माँ सिर्फ आप ही बना सकती हो। शुक्रिया बेटा। अच्छा बेटा सुन ना, वो दरअसल कमला की बेटी रश्मिका की शादी है। अब उनका और हमारा कितने सालों का पुराना रिश्ता है। कमला की बेटी को शगुन के तौर पर कुछ पैसे और जेवर तो देने ही होंगे, तो फिर तू बेला बहू से कुछ पैसे और जेवर ले लेता और मुझे दे देता तो। अरे मम्मी, मैं दिलाता हूँ ना आपको, अब टेंशन फ्री रहो ना। अरे नाना बेटा, तू क्यों अपनी जेब खाली कर रहा है? अब बेला इतने बड़े आलीशान और पैसे वाले अमीर खानदान से आई है, उसके पास तो अलमारी भर भर के जेवर है। तो जब घर में ही आता है तो दूसरी जगह से क्यों रोटियां लानी? तो उससे ले लेना। अरे मुझे कल दे दे। पर देख, मेरा नाम मत लेना, हाँ, अजीब सा लगता है ना बेटा। तू बोलना कि तुझे किसी काम से चाहिए। चल अब तो ये मालपुए खा, मैं और तलती हूँ। महिमा वहां से चली जाती है। यश बाद में अपने कमरे में बेला से पैसे और गहने मांगता है। तभी बेला कुछ नहीं बोल पाती और वो दे देती है। ये लो यश, तुम्हें जब भी पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे बोल देना। थैंक यू। एक्चुअली वो नहीं यश, मुझे नहीं जानना कि तुम्हें ये पैसे क्यों और किस काम के लिए चाहिए। तुम मेरे पति हो। अब हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। तुम्हारा मेरी हर एक चीज पर हक है। यश जाकर महिमा को पैसे और गहने देता है और महिमा बहुत खुश हो जाती है और नाचने गाने लगती है। मिल गया मुझको जेवर पैसा, मिल गया मुझसे अगर कोई जल गया, हो जल न दो, हो जल न दो। अरे नूतन, देख मेरा कमाल। चलो चलो, इस बुढ़ापे में ज्यादा उछलो मत अभी। और क्या आपका कमाल? हाँ, आइडिया तो मेरा था ना, बस उसे एग्जीक्यूट आपने किया है। चलिए अब ज्यादा खुश मत होइए और इन गहनों और पैसों का 50% मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं थोड़ी ना तेरी दुश्मन हूँ। देख, फिलहाल मैं इन्हें अपने पास ही रखती हूँ, फिर जब भी तुझे जरूरत पड़े तब ले लेना मेरे से। ओके ठीक है, संभाल के और सहज के रखना मम्मी। हाँ हाँ, अब तो उस बेला बहू की पूरी तिजोरी खाली करके मैं अपनी तिजोरी भरूंगी। महिमा ऐसे ही यश से कहकर बेला से पैसे, गहने और बाकी का कीमती सामान लेती रहती और अपनी तिजोरी भरती रहती। और बेला बिना सोचे समझे अपने पति को सब देती रहती। और भोला यश भी इस बात से अनजान होता है कि उसकी लालची माँ के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो बस किसी मशीन की तरह यहाँ से सुन के वहां जाता और वहां से सुनकर यहाँ आता। लेकिन एक दिन बेला छत पर बैठी महिमा और नूतन की बातें सुन लेती है। हाय, सच में मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे एक अमीर बहू मिली है जो पागलों की तरह मेरे बेटे से प्यार करती है। नहीं तो क्या, बेचारी बेला भाभी आंख बंद करके यश भाई को सब दे देती है।
पर ये बात ना तो यश भाई को पता है ना ही बेला भाभी को कि असली मास्टरमाइंड तो आप हो। आप यश भाई को बोलती हो और वो जाकर बेला भाभी से पैसे और बाकी सामान मांग लेते हैं और फिर वो सीधा आपके पास आकर दे देते हैं। वही तो, ऐसे में मेरी इज्जत और ईगो दोनों भी बनी रहती है उस कलमुही के सामने। अगर मैं उससे मांगती ना तो वो मेरे दबाव में नहीं रह पाती और उल्टा मुझ पर ही हुक्म चलाती। महिमा और नूतन की सारी बातें सुनकर बेला हैरान और हक्का बक्का रह जाती है। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! इसका मतलब मेरी लालची सास अपनी ईगो को बनाए रखने के लिए यश का इस्तेमाल करके मुझसे पैसे मंगवाती है और खुद की तिजोरी भरती है। और बेचारा मेरा यश, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आएगा भी क्यों? कोई अपनी माँ को कभी गलत समझ ही नहीं पाएगा ना। बस बहुत हुआ, अब देखना मैं क्या करती हूँ। बेला बहुत गुस्सा हो जाती है और अब वो कुछ ऐसा प्लान करती है जिससे महिमा के सारे किए पर पानी फिर जाए। बेला कुछ गुंडों से बोलकर घर में चोरी करवाती है। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे पैसे जाएंगे तो कोई गम पछतावा नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जो पैसे चुराओगे उसे सूद समेत मुझे पकड़ाओगे, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। हाँ मैडम, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। जी मैडम। गुंडे चले जाते हैं और बेला मुस्कुराते हुए कहती है आप देखना मम्मी जी क्या होता है। अब इन गुंडों की चोरी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएगी। उस एक फुटेज के लिए ही तो मैंने गुंडों को हायर किया, वरना मैं खुद ही उन पैसों को गायब कर देती अपने इन शुभ हाथों से। रात में गुंडे आकर महिमा और गगनलाल के कमरे की अलमारी में से आधे पैसे चुरा लेते हैं और फिर चुपके से बेला को थमा देते हैं, जिसके बाद अगली सुबह महिमा ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और पूरे घर में हंगामा मचा देती है। हाय राम, मेरे पैसे कहाँ चले गए, मेरे गहने कहाँ चले गए? अरे चोरी हुई है, चोरी। गगनलाल जी, नूतन, यश बेटा। सभी महिमा के पास आते हैं और फिर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने पर पता लगता है कि 2 चोर आए थे जिन्होंने चोरी की है। ये सब देखकर महिमा गश खाकर गिर जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी शूट अप हो गया है। इन्हें ऐसी चीजों से दूर ही रखिए जो इन्हें टेंशन और ज्यादा स्ट्रेस दे, वरना इन्हें ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जी जी डॉक्टर, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे, धन्यवाद। डॉक्टर चले जाते हैं और तभी बेला कहती है, देखिए आप सब, मम्मी जी की उम्र हो गई और मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मम्मी जी इन सारी चीजों की टेंशन ले और अपनी तबीयत खराब कर ले। इसलिए मैं ये सारे के सारे गहने और पैसे अपने पास रख लेती हूँ। पापा जी और यश तो काम में बिजी रहते हैं, नूतन भी सारा दिन कॉलेज में व्यस्त रहती है, घर में सिर्फ मैं ही रहती हूँ, तो मेरे पास ये पैसे और कीमती जेवर सही सलामत रहेंगे। हाँ बेरा बहू, तुम सही कह रही हो। महिमा, खबरदार जो आज के बाद अपनी अलमारी में एक जेवर भी रखा तो तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। हाँ मम्मी, सच में। यश सारे गहने, पैसे और बाकी कीमती सामान महिमा की अलमारी से निकालकर बेला को दे देता है और फिर बाद में अकेले में महिमा और नूतन सर पर हाथ धरे रोती हैं। मुझे तो आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अपने पास ही रख लेने चाहिए थे सारे गहने और पैसे। अरे अब क्या फायदा, जो जिसका था वो उसे ही मिल गया। और कमरे के बाहर खड़ी बेला ये सब सुनकर हंसती है और इस तरह सास पर बहू भारी हो जाती है।